हेलो बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वही जो चल रहा था फर्स्ट चैप्टर वैभवशाली भारत, जिसमें अभी तक जो हमने देखा था वैभवशाली भारत के यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें हमने एक तो साहित्यिक स्रोत देखा था और दूसरा हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत। अब हम अध्ययन करेंगे वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। ठीक है ना। तो इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति, धर्म, समाज, कला, साहित्य और विज्ञान प्रारंभ से ही यानी कि प्राचीन काल से ही उत्कृष्ट रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रहे हैं और प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। और आर्थिक समृद्धता की बात की जाए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था प्राचीन काल में। फिर नैतिक और मानवीय आचरण की दृष्टि से देखा जाए तो भी भारत सदैव अग्रणी रहा है विश्व में दूसरे सभी देशों से। अथर्ववेद में जो कहा गया है, पृथ्वी सूक्त में जो बताया गया है इसमें, जिसमें भारत भूमि को माता का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा प्राचीन भारत के जो आदर्श जो हैं, जो आज भी काम में लिए जाते हैं, आज भी जिनको आदर्श माना जाता है भारतीय संविधान में, और भारतीय उसको आज भी आदर्श मानते हैं, जिसमें एक तो वसुधैव कुटुंबकम और दूसरी बात मानव मात्र का कल्याण, जिसमें जो कहा गया है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि पृथ्वी के समस्त प्राणी सुखी हों, निरोगी हों, ये कामना की गई है। इसलिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय इतिहास और संस्कृति जो है, सभ्यता जो है, वो बहुत ही वैभवशाली रही है और इस चैप्टर में इसी बात का इसमें अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार विश्व के कौन कौन से देशों में था, वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात तो संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार था। भारतीय संस्कृति और का संचार जो है सैनिक आक्रमण से नहीं हुआ, यानी कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है, बल्कि ये प्रसार जो हुआ था वो हुआ था सांस्कृतिक विनिमय, यानी कि संस्कृतियों के आदान प्रदान से। यानी कि हमारे लोग दूसरे देशों में गए, दूसरे देशों के लोग यहाँ आए और अपनी सभ्यता और संस्कृति को वहाँ पे फैलाया। अब प्रारंभिक काल से लेकर के आज तक, प्रारंभिक काल से गौरवशाली इतिहास रहा है और ये बात हमें पता चलती है जो इससे पहले हम देखे हैं उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। ठीक है। अब जैसे यहाँ चीन की बात की गई है, चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ लेख आज भी मौजूद है, जिसमें क्या कहा गया था कि यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करे। इसके अलावा अब यहाँ पे बात की गई है पश्चिमी इतिहासकार, यानी कि यूरोपियन और अमेरिकी इतिहासकारों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की प्रशंसा की है, जिसमें एक तो आता है इतिहासकार म्यूर, जिसने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की, विविधता की, वनस्पतियों की व्याख्या की। फिर दूसरा आता है सर वॉल्टर रेले, जिसने क्या कहा था कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ था, यानी कि सभ्यता की दृष्टि से। तीसरा जो नाम यहाँ पे दिया गया है कर्नल ऑलकॉट, इन्होंने मानवीय संस्कृति का उद्गम भारतवर्ष को ही माना है। इसके अलावा एक फ्रांसीसी दार्शनिक का नाम और आ रहा है यहाँ पे, जिसमें वाल्टेयर को ऋग्वेद की जब एक प्रति भेंट की गई, जब एक कॉपी दी गई, तो उन्होंने ये कहा था कि यह देन विश्व को बहुत ही अमूल्य देन है। और एक नाम आ रहा है यहाँ पे मैक्स मूलर का। ठीक है ना। इन्होंने भी भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की है। इसके अलावा यहाँ पे प्लेटो और कैंट के नाम भी दिए गए हैं, जिन्होंने भी भारतीय संस्कृति का, दर्शन का अध्ययन किया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम यहाँ आते हैं अग्निपुराण। अग्निपुराण में क्या कहा गया है, भारत को, ये अग्निपुराण यहाँ पर भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। ठीक है। और समुद्र पार के भारतीय प्रदेश, यानी कि बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद जैसे कंबोडिया आता है, ठीक है ना, आगे वियतनाम और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश आते हैं जापान तक, तो उन प्रदेशों को कहा गया द्वीपांतर। ठीक है। और इसके अलावा अरब सागर को पार करके जैसे अफ्रीका और उसके रास्ते में पड़ने वाले सोमालीलैंड वगैरह, इन सभी देशों में भी भारतीय सभ्यता का
प्रसार था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो बता रखा है कि इसमें 9 द्वीप प्रमुख थे, नवद्वीप। अब इसमें कौन कौन से बता रखे हैं? जावा, सुमात्रा, मलाया, कम्बोज, शाम, चंपा, बर्मा, लंका, ये सभी देश जहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रसार था। अब यहाँ पे अरबी भूगोलवेत्ता का नाम आ रहा है मसूदी। इन्होंने क्या लिखा कि भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि जो आज भारत का मानचित्र है वो तो है ही, इसके अलावा समुद्र को पार करने के बाद दूसरे देशों में भी फैला हुआ था। जैसे इसमें वापस नाम दे रखा है कि इसकी सीमा जाबाग, जाबाग जो कि सुमात्रा और जावा जो कि आज के इंडोनेशिया देश में है, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक भारत मध्य एशिया की बात की जा रही है यहाँ पे, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया में बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सभी देशों से लेकर के जापान तक प्रसार था भारतीय संस्कृति का। फिर शक्तिशाली जलयान, प्राचीन काल में ही हमारे देश में बहुत ही शक्तिशाली बड़े बड़े जलयान यानी कि शिप्स, नौकाएं बनने लगी थी, और इन नौकाओं की सहायता से भारतीयों ने दूर दूर के देशों की यात्रा की और वहाँ पे अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। जैसे 6th क्लास में, 7th क्लास में चैप्टर बृहत्तर भारत का चैप्टर, तो उसमें आप पढ़ के आए हैं कि किस तरह से भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रसार दूसरे देशों में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आइए देखें वापस कि इसी प्रकार पश्चिमी भारत के बंदरगाह, अब यहाँ बंदरगाहों की बात की जा रही है। यहाँ से द्रविड़ पर्यटक नाविक सोमालीलैंड से लेकर के दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है ना, जैसे भारत का मानचित्र, तो इधर पश्चिम, ठीक है, तो इधर वापस जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ तक इधर के बंदरगाहों से और इधर के बंदरगाहों से पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया कवर होता था ठेठ जापान तक। तो बीच में पड़ने वाले जितने भी देश थे वो सभी भारतीय सभ्यता से परिचित थे, वहाँ पे भारतीय सभ्यता पनपी थी, ठीक है। तो नाविकों ने क्या किया, जो नौकाओं में बैठ कर के वहाँ तक गए थे दक्षिणी अफ्रीका तक, भारतीय सभ्यता वहाँ पर उन्होंने वास स्थल स्थापित किए। फिर भारतीय शूरवीरों ने हिमालय पर्वत के उत्तर पूर्व की ओर बढ़े। उत्तर पूर्व में कौन से देश? मंगोलिया, सिक्यांग, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया, चीन तक गए, ठीक है ना। फिर पश्चिम में गांधार, पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान से लेकर के टर्की तक और दक्षिणी रूस, यहाँ तक भारतीय सभ्यता का उन्होंने प्रसार किया। अब इस प्रकार सुसंस्कृत जन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों में 2 मार्गों से गए थे, जल और थल मार्ग से पहुँचे और वहाँ पर अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार किया, और वहाँ के निवासी जो पहले सभ्यता से परिचित नहीं थे उनको भारतीय संस्कृति से परिचित कराया, ठीक है। और भारत भूमि पुत्रों की अति प्राचीन काल से यह जिज्ञासा रही थी, यानी कि भारतीयों की प्राचीन काल से ही इस बात में रुचि रही थी कि सागर के उस पार, यानी कि दूर दूर के देशों तक भी जो जिनसे समुद्री मार्ग की यात्रा करके पहुंचा जा सकता है, वहाँ पर भी भारतीय सभ्यता से वहाँ के लोगों को परिचित कराया जाए और उनको सुसंस्कृत बनाया जाए, यानी कि सभी को आर्य यानी कि श्रेष्ठ बनाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इसमें इनका नाम दिया हुआ है, जैसे कौंडिन्य नाम के व्यक्ति ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। फुनान देश में प्राचीन नाम है। फिर कम्बू नाम का व्यक्ति कंबोडिया गया। चंपा और अनाम के बलाढ्य हिंदू राज्य उदय हुए, यानी कि दक्षिण भारत से जो लोग वीर साहसी लोग वहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और राज्य स्थापित होने के बाद वहाँ के निवासियों को भारतीय सभ्यता से, संस्कृति से परिचित कराया। इसके अलावा इसमें और नाम दे रखें, जैसे सुमात्रा में श्री विजय का साम्राज्य स्थापित हुआ, अश्ववर्मन, ये सभी नाम इनमें प्रमुख है। तो इन्होंने क्या किया कि उन देशों में जहाँ पर भी भारतीयों ने अपने राज्य स्थापित किए, वहाँ पे भारतीय दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान, गणित, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का वहाँ पे प्रचार किया और लोगों को उनसे
परिचित करवाया। और इस बात के हमें आज भी सबूत मिलते हैं। सबूत किस रूप में? इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडो चाइना और बोर्नियो, यहाँ से सैकड़ों की संख्या में, यानी कि बहुत सारे यहाँ से शिलालेख मिले हैं। उन शिलालेखों को जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, अर्थात वहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रसार था, भारतीय सभ्यता संस्कृति का वहाँ प्रसार था। जैसे उदाहरण दे रखा है, जावा में आज भी शक संवत का प्रचलन है, यानी कि शक काल गणना का प्रचलन है। और इसके अलावा और प्रूफ जो दे रखे हैं, जैसे शिव, विष्णु और बौद्ध मंदिर वहाँ पे स्थापित हुए, आज भी उन मंदिरों के अवशेष वहाँ पर हैं। जैसे नाम बता रखे हैं यहाँ पे बोरोबुदुर जो कि थाईलैंड में है। फिर इसके अलावा ये देखिए अंकोर का मंदिर कंबोडिया में, ठीक है। तो ये उन मंदिरों के अवशेष और वहाँ प्राप्त होने वाले शिलालेख हमें ये बताते हैं कि वहाँ पर किसी समय में भारतीय सभ्यता और संस्कृति पनपी थी। और इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, शास्त्र विधि, नीति, कल्पना, आचार व्यवहार, इनमें आज भी भारतीय परंपरा झलकती है। और जावा, सुमात्रा, बाली जैसे जो द्वीप है ना इंडोनेशिया के, वहाँ आज भी रामलीला का मंचन होता है। तो इससे यही पता चलता है कि वहाँ पर भारतीय सभ्यता का प्रसार था।